27। ये कर रहे हैं फिर से सेट नंबर 1। ए में पूछा है कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड के समय एसिड पानी में क्यों मिलाते हैं और एसिड में पानी क्यों नहीं मिलाते। तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एसिड ले लूं, मान लो मैंने एसिड ले लिया और फिर मैंने इसमें पानी मिलाया, फिर पानी मिलाया, फिर पानी मिलाया इसमें, तो ये एसिड तो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा और कंसंट्रेटेड बहुत शक्तिशाली एसिड हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली एसिड में मैं थोड़ा सा भी पानी मिलाऊंगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो हीट निकलेगी बहुत ज्यादा। और अगर कोई यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ कोई खड़ा है, तो ये एसिड यहाँ स्प्लैश होके, पानीपत वाला स्प्लैश नहीं, ये छलकने वाला स्प्लैश, एसिड स्प्लैश हो जाएगा और नुकसान हो सकता है भाई, कोई ब्लाइंड भी हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए पहले पानी लेंगे और फिर बूंद बूंद करके एसिड मिलाएंगे। तो जो एसिड बनेगा, जैसे एक बाल्टी पानी और एक बूंद एसिड, तो बहुत पतला एसिड, बहुत डाइल्यूट एसिड बनेगा। और बहुत डाइल्यूट, जितना डाइल्यूट उतनी कम हीट। तो इसमें उत्तर देंगे बिकॉज मिक्सिंग वाटर इन concentrated acid is a highly exothermic process। और जो हीट बनेगी, हीट जनरेटेड में cause the acid to splash, स्प्लैश हो जाएगा, स्प्लैश द एसिड। और हो सकता है कि भाई हीट इतनी ज्यादा बन जाए कि बर्तन ही टूट जाए। बीकर में ब्रेक ड्यू टू लोकल एक्सेसिव लोकलाइज्ड हीटिंग, एक्सेसिव लोकलाइज्ड हीटिंग। ठीक है। फिर सेकंड में पूछा हमारे से कि भाई ड्राई HCl गैस क्यों ब्लू लिटमस को रेड क्यों नहीं करती भाई, ड्राई HCl। क्योंकि ड्राई HCl में भाई शक्ति नहीं बचती, इसकी शक्ति ही खत्म हो जाती है। ये अपनी शक्ति पानी में ही दिखाता है सिर्फ। और शक्ति क्या है इसकी? शक्ति है कि ये H+ आयंस देता है। बिकॉज ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आयंस। ठीक है। इट गिव्स H+ आयंस ओनली इन वाटर। फिर थर्ड में बोला ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो भी होते हैं CuSO4.5H2O, इसको हीट करा तो CuSO4 बना प्लस से 5H2O उड़ जाएगा अपना वेपर बन के। और ये था ब्लू कलर का और ये बन गया वाइट कलरलेस। तो क्यों हुआ? क्योंकि भैया ये वाटर मोलिक्यूल्स, वाटर क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही इस पे कलर था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया बिकॉज इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया भाई। फिर बोला है और में ये
27 में और में कि विद ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इनकी प्रिपरेशन दिखाओ। पहला बोला NaOH क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली प्रोसेस देखो क्या होता है इसमें। नमक वाला पानी ले लेते हैं, नमक वाला पानी, और इसमें भाई नमक वाले पानी में NaCl प्लस H2O में इसमें कुछ कुछ आयंस होंगे, Na प्लस होगा, H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, OH माइनस होगा, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, प्लस पे माइनस जाएगा और माइनस पे प्लस जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। सिंपल सी रिएक्शन है। NaCl लेते हैं पानी में घोल के, नमकीन पानी लिया, उसमें से पास करी, बिजली के झटके लगाए, बेसिकली बिजली के झटके लगाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, और हमें कैथोड पे मिल गया H2, एनोड पे मिल गया Cl2, और प्लस मिल गया NaOH। और इसको बैलेंस भी कर देते हैं भाई, 2 Cl है, यहाँ पे एक ही है तो चलो 2 लगा देते हैं, फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं 2, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन, और 2 और 2 4, ठीक बैलेंस। गैस गैस और ये एक्वस। फिर बोला बेकिंग सोडा, सब कुछ ही डलता है भाई बेकिंग सोडा में, तो इतना कुछ डल जाता है। NaCl डल जाता है, H2O भी डलता है, CO2 भी डलता है, अच्छा, और NH3 भी डलता है, अमोनिया। और क्या क्या बनता है, एक तो ये हमारा बेकिंग सोडा, और एक बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये बेकिंग सोडा और ये अमोनियम क्लोराइड। फिर थर्ड बोला है POP। तो POP बनता है, जिप्सम लेंगे, CaSO4.2H2O, जिप्सम, जिप्सम, और इसको हीट कर दो 373 केल्विन पे, तो CaSO4.12H2O बनेगा, प्लस 1/2 H2O बनेगा, और यही होता है POP, जो कि डेकोरेशन में काम आता है, दीवारों पे कुछ डिजाइन बनाने में काम आता है, टॉयज बनाने में काम आता है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उनको बनाने का काम आता है। ठीक है, फिर बोला क्वेश्चन नंबर 28 में एनोड मड बताओ। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को देखूं, तो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब बिजली की सहायता से ब्रेक डाउन, और रिफाइन मतलब रिफाइन करना, मतलब और साफ करना और शुद्ध करना। तो बिजली की सहायता से शुद्धिकरण, बिजली की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल को साफ करना में। देखो क्या लिखे, ये एनोड, एनोड बनाएंगे इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल का, थिक थिक एनोड, थिक एनोड बनाएंगे इम्प्योर मेटल का, और ये कैथोड बनाएंगे प्योर मेटल का, कैथोड बनाएंगे प्योर मेटल का, कैथोड बनाएंगे प्योर मेटल का भाई, थिन, और बीच में सॉल्यूशन भर देंगे। सॉल्यूशन भी हमें भरना है किसका, मेटल के साल्ट का, मेटल के सॉल्ट का,
और यहाँ पे मेटल के आयंस टूटेंगे, जैसे M+ टूट गया और यहाँ M चिपक जाएगा। और क्योंकि ये टूटेगा टूटेगा तो इसमें जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी थी, जो पानी में घुल सकती है, वो तो घुल जाएगी पानी में, और जो नहीं घुल सकती वो बेचारी क्या करे, घुल ही नहीं पा रही इम्प्योरिटी, तो नीचे इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। और ये जो नीचे डिपॉजिट होती है इसी को ही हम कहते हैं एनोड मड। तो एनोड मड है क्या? एनोड मड इज impurities that are insoluble in electrolyte, insoluble in electrolyte and get deposited below anode, insoluble। फिर बी में पूछा है इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर नेम द एनोड एंड कैथोड। तो एनोड बनाओगे किसका? इम्प्योर कॉपर का, बच्चा बच्चा जानता है आज के दिन ये बात। और कैथोड बनाएंगे प्योर कॉपर का। बहुत बढ़िया। तीसरा, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस शो द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर Cu2s। कैल्कोसाइट बोलते हैं इसको, कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट बोलते हैं इसको, कैल्कोसाइट। कॉपर का हो रहा है और ये मिल जाता है अर्थ की क्रस्ट में। और इनमें जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक ही बॉन्ड है, तो कुछ नहीं, बस इसको गर्म कर दो, इसको आग लगा दो, आग लगा दो, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दो, बर्न कर दो, बस हीट कर दो, हीट कर दो ऑक्सीजन के साथ। तो मेरे को कॉपर की ऑक्साइड मिलेगी और मिलेगा SO2। हाँ, कॉपर की ऑक्साइड और SO2। लेकिन अभी मेरे को कॉपर तो नहीं मिला, अभी तो कॉपर की ऑक्साइड ही मिली है। तो इससे कॉपर कैसे मिलेगा भाई? कॉपर मिलेगा, पहले तो इसको बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और 2 3 होगी टोटल, ऑड है। तो जब भी ऐसे बैलेंसिंग करनी हो ना तो ऑड को इवन करने की कोशिश करना, मोस्टली चल जाता है काम इससे। तो यहाँ पर 2 करा तो ये 4 कॉपर हो गए, यहाँ 2 ही है तो यहाँ भी 2 कर दो। और ऑक्सीजन देखो तो 2 और 2 4, और यहाँ पे 2 ही है ना, 2 और 2 4। और सल्फर भी 2 हो चुके हैं तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। तो 6 के लिए यहाँ पे मेरे को 3 लगाना पड़ेगा। अब ये जो Cu2O बना ना, 2Cu2O, इसकी रिएक्शन फिर से Cu2S के साथ करवा दो, फिर हीट कर दो, इसका पीछा मत छोड़ो, फिर हीट करो इसको। फिर हीट करोगे तो फाइनली कॉपर की प्राप्ति हो जाएगी और SO2 मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो भाई 4 कॉपर है, 4 और 2 6 कॉपर है, तो यहाँ 6 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। सॉलिड सॉलिड, ये SO2 गैस। ठीक है, सिंपल 2 रिएक्शंस लिखी थी इसमें। फिर ड्रॉ एंड नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ऐसे बना देंगे, बस यहाँ पे Cu2+ कर देंगे और यहाँ पे Cu डिपॉजिट करवा देंगे, ऐसे Cu डिपॉजिट करवा देंगे, इस पे Cu डिपॉजिट करवा देंगे, और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और यहाँ लिख देंगे CuSO4 सॉल्यूशन। फिर है 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हमें बोला है कि बताओ होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें सीरीज में जो भी होंगे सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। तो पहली बात तो सेम जनरल फॉर्मूला होगा, सेम जनरल फॉर्मूला। दूसरा, भाई एक ही सीरीज है, एक सीरीज है तो
एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, और कंजिक्यूटिव लगातार आने वाले मेंबर्स जैसे फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स, सिक्स्थ और सेवन, कंजिक्यूटिव मेंबर्स डिफर करेंगे बाय CH2 ग्रुप एंड 14U मास। चौथा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ना भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि सोल्यूबिलिटी इन ए सॉल्वेंट, शो ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब इनमें कुछ रेगुलर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं उसको। फिर बोला इनमें से बताओ कौन सा होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, C2H4, C4H10, C3H4 और C4H8। तो बड़ा सिंपल है भाई, जिसका सेम जनरल फॉर्मूला होगा, जिनका पहला ही पॉइंट लिखा सेम जनरल फॉर्मूला, तो सेम जनरल फॉर्मूला वाले सीरीज का पार्ट होंगे, होमोलोगस सीरीज में मेंबर होंगे वो। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो मेरे पास बनेगा CnH2n, इसका बनेगा CnH2n+2, इसका बनेगा CnH2n-2, इसका बनेगा CnH2n। तो दो ही हैं जिनमें सेम जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा है जनरल फॉर्मूला, तो यही दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा C2H4 एंड C4H8। फिर सेकंड में बोला कि प्रोडक्ट्स लिखो, प्रोडक्ट्स। तो सिंपल है प्रोडक्ट्स, जैसे फर्स्ट रिएक्शन को मैं लिखता हूँ CH3CH2OH प्लस CH3COOH और यहाँ दे रखा है एसिड। मैं देखूँ तो ये बनेगा मेरे पास इथेनॉल और ये बनेगा इथेनोइक एसिड। एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, मिलके बनाते हैं ये वेरी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिनको हम बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर बनाते हैं जो कि परफ्यूम में यूज होते हैं, जो कि फ्रूट जूसेस में डलते हैं, जो कि कुछ पेन आते हैं ऐसे जिसमें से स्वीट स्मेल आती है, उनमें भी यूज होते हैं। तो इसको करने का ना इजी तरीका, एक इजी तरीका क्या है, मैं एसिड को पहले लिख लूंगा CH3COOH, और फिर मैं इस अल्कोहल को भी देखना कैसे लिखूंगा, CH3 CH2 और OH। अब इसमें ना देखो, वैसे एसिड होता है अपना H2SO4 और वो भी कंसंट्रेटेड लेना है। अब इसमें वैसे तो हमें पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि एसिड देता है H+, लेकिन ना यहाँ पे एक फिशर एस्टरिफिकेशन नाम की कुछ मैकेनिज्म चलती है, तो उसमें एसिड ना H+ नहीं देगा, OH- देगा, फिशर एस्टरिफिकेशन। और ये जो अल्कोहल है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी H दे सकता है क्या, और ये H दे देगा। इतना हिस्सा तुम उड़ा दो और जो बच गया वो लिख दो। देखो इतना हिस्सा उड़ा के पहले तो मैं लिख देता हूं H2O, इतना हिस्सा उड़ा के H2O, और अब जो ये बच गया इसको बस जोड़ दो, CH3CO, फिर एक O ये रहा,
फिर CH2, फिर CH3, और इसका नाम बनेगा, देखो IUPAC नेम बनेगा इसका, मेन चेन ये हो जाएगी 2 कार्बन की, 1 2, और ये हमारे पास ब्रांच बन जाएगी। तो इसका नाम बनेगा, 2 की ब्रांच है इथाइल, और फिर 2 ही मेन चेन में इथेन O8, या फिर इसको डाई इथाइल एस्टर भी कह देते हैं, कॉमन नेम, दोनों ही सही है। फिर सेकंड रिएक्शन बोलिए C2H5, आग लगा दी भाई, सच में सेकंड रिएक्शन में तो आग लगा दी, लिखा हुआ है बर्निंग, तो बर्निंग करवाओ, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, या हीट एंड लाइट लिख लो। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो देखो कार्बन 2 है, तो यहां मैं 2 लगा देता हूँ। फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6, और यहाँ 2 ही है, तो 3 लगा दो, 6 हो गए। अब ऑक्सीजन की गिनती करो, 2 और 1 3, और यहाँ पे देखो 4 और 3 7, तो अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो 3 2 जा 6 और 1 7, बैलेंस हो जाएगा। फिर बोला कि थर्ड पार्ट में पूछा है कि भाई ये सोप डालते हैं, जब जब सोप डालते हैं तो सोप डालने से मिसल क्यों बनती है? तो बड़ा सिंपल है, इसका उत्तर छुपा है सोप के स्ट्रक्चर में। ये जो इसका हेड होता है सरफिरा हुआ है, इसका सरफिरा है, ये सोप है सरफिरा। तो सोप का हेड होता है पोलर, पोलर, और पोलर मतलब ये पानी को, पानी अच्छा लगता है इसको, पानी में CO- भी होता है इसमें, तो पानी अच्छा लगता है इसको, तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पानी अच्छा लगता है इसको। और ये जो टेल है, टेल ये होती है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। अब जो डर्ट आएगी, डर्ट कपड़ों में जो उनके एडवेंट में नहीं दिखाते, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, उसमें जो ये डर्ट आएगी ये होगी ऑयली। अब रूल ये है कि भाई लाइक डिजोल्व्स लाइक, अपने जैसे में ही घुल जाते हैं, अपने जैसों में ही घुलते मिलते हैं। जैसे जैसे मान लो कि कोई 100 मीटर का एथलीट है, तो उसके बहुत सारे दोस्त होंगे जो 100 मीटर वाले ही होंगे, 400 वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब उसके जैसे ही होंगे वो थोड़ी बहुत। और एग्जांपल ले लो, जैसे ये जो लोग गोल्फ खेलते हैं, जो गोल्फ वोल्फ नहीं खेलते, थोड़े थोड़े हाई फाई, तो गोल्फ खेलने वालों की भाई दोस्ती गोल्फ खेलने वालों से ही होगी, वो गिल्ली डंडा खेलने वालों से उनकी दोस्ती कम होगी। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो ये जो टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयल, पानी को पसंद नहीं करती है, तो ऑयल में घुल जाएगी टेल, और ये जो हेड है ये वाटर में घुल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, बिकॉज हेड डिजोल्व्स इन वाटर, मतलब डिजोल्व तो क्या है, हेड स्टेज आउट ऑफ ऑयल, ऐसे लिख लो, बिकॉज टेल dissolves in tail of soap, dissolves in oily dirt because it is hydrophobic। बस इसी कारण से ये मिसल बनते हैं, और चाहो तो फिर इसका डायग्राम भी बना सकते हो। और ये मिसल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं, तो थोड़े क्लाउडी लगते हैं, क्लाउडी। जब ये पानी में साबुन मिलाते हैं या सर्फ मिलाओगे तो झाग आ जाती है, झाग क्लाउड्स जैसी। तो वो झाग भी इसीलिए आती है क्योंकि इनका साइज ऐसा अच्छा खासा साइज है मिसल का, कि स्कैटर कर सके लाइट को।
ठीक है। फिर अगला भाई, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बी का फर्स्ट CH3 CO CH3, इसको नंबरिंग दो तो 3, और ये फंक्शनल ग्रुप पहचानो, पहचानो भाई, फंक्शनल ग्रुप पहचानो और इनाम पाओ। फंक्शनल ग्रुप है ये भाई कीटोन। तो 3 की चेन है तो ये बन जाएगा प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कीटोन तो प्रोपेनोन। इसमें मैं नंबर इसलिए लिख रहा प्रोपेन 1 ओन इसलिए लिख रहा क्योंकि प्रोपेन इस 3 के स्ट्रक्चर में ना 1 के ये 2, प्रोपेन 2 ओन इसलिए लिख रहा क्योंकि 2 के अलावा कोई और नंबर इसको संभव ही नहीं है देना। फिर सेकंड यहां लिख देते हैं, CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये बनेगा प्रोप आइन, प्रोप आइन, प्रोप आइन, प्रोप 1 आइन में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि भाई ये 2 संभव ही नहीं है 3 में। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहां भी आ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो इसलिए। फिर थर्ड रिएक्शन बोला, नेम लिखो इसका, तो नेम है सिंपल एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन, जो कि देखो C डबल बॉन्ड C R R H H प्लस H2 से बनेगा C C R R, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। ये थे वेजिटेबल ऑयल और ये एनिमल फैट। इनको हेल्दी मानते हैं वेजिटेबल ऑयल को, बुक के अनुसार ये हेल्दी मानते हैं क्योंकि अनसेचुरेटेड है, और इनको हम अनहेल्दी मानते हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड है। फिर थर्ड में पूछा है कि वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C4H10 का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाइयर है C3H8 से। तो ध्यान से देखें तो इसका जो मोलिकुलर मास है वो कम है और इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। तो मोलिकुलर मास के साथ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट तभी बढ़ेगा जब मोलिकुलर मास बढ़ेगा। तो इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, CH2 ज्यादा है, 14U ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट increases with increase in molecular mass। अच्छा भाई, क्या हो जाता है ऐसा, मोलिकुलर मास बढ़ गया तो क्या हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है उससे? क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी बढ़ जाती है, बिकॉज intermolecular force of attraction, intermolecular forces of attraction increase with molecular mass। ठीक है। फिर फोर्थ, व्हाट हैपेंस व्हेन piece of sodium is dropped in ethanol। सिंपल सी रिएक्शन है, C2H5। इथेनॉल की जीवन में एक ही ऐसा मौका आता है, देखो इथेनॉल के जीवन की एकमात्र ऐसी घटना है जब इसको मौका मिलता है एसिड की तरह बिहेव करने का, एसिड बनने का। जीवन में इसका सपना था कि मैं एसिड बन जाऊं, एक ही बार पूरा हुआ, सोडियम ने पूरा करवाया वो। देखो क्या बनेगा, C2H5
O माइनस Na प्लस प्लस H2, ठीक है। और इसको बैलेंस भी कर सकते हो, तो C2H5 यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन देख लो 2 होगी, C2H5 2 हो गए, अब मैं Na भी 2 हो चुके हैं, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन की गिनती करो, 2 है ये एक्स्ट्रा ना, तो H5 के अलावा 2 यहाँ पे आ गए, बैलेंस है ये। इसका नाम होता है सोडियम इथ ऑक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम इथ ऑक्साइड, ठीक है। तो H2 गैस बनेगी। H2 गैस विल बी रिलीज्ड दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। फिर आएंगे फिफ्थ पे। फिफ्थ में बोला प्रोडक्ट्स लिखो, बिल्कुल सिंपल, सपनों में सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप में मिलता है, सोप में होती है ये। देखो क्या करेंगे, इस पे होता है माइनस, Na पे होता है प्लस, OH पे माइनस, ये Na प्लस यहाँ दो, OH माइनस इसके साथ लगाओ, तो CH3COO माइनस Na प्लस प्लस C2H5OH, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, और ये इथेनॉल, और ये इथेनॉल, ठीक है। चलो केमिस्ट्री होगी खत्म। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, फिजिक्स में भाई, सेक्शन सी फिजिक्स में। सेक्शन सी फिजिक्स में तो भैया एमीटर, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, तो एमीटर सीरीज में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एमीटर सीरीज में, और वोल्ट मीटर भगवान की दया से पैरेलल में, पैरेलल में। फिर 31 बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 31 में प्रिज्म दे रखा है ग्लास का ABC, और ऐसे व्हाइट लाइट भेज रखी है, तो व्हाइट लाइट खिंड जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसमें से 7 रंग अलग अलग निकल जाएंगे भाई, 7 अलग रंग निकलेंगे। और ये पूछे क्या भाई, सबसे ऊपर वाला होगा रेड और सबसे नीचे वाला होगा वायलेट, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 32 भाई, 32 में हमें बोला है कि नीडल ऑफ ए कंपास, ये मैं चलो एक कंपास मान लेता हूं, और ये इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं, साउथ पोल मान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं इसकी नीडल केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब यहाँ पे कोई और भी फील्ड है अर्थ के फील्ड के अलावा, 2 फील्ड्स हैं, एक अर्थ का एक एक्सटर्नल अदर देन अर्थ। इन्होंने बोला कि नीडल ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा, ऑलवेज बोला, ऑलवेज। तो भैया नीडल, 32 में बोला कि नीडल ऑफ ए कंपास, ये मैं चलो एक कंपास मान लेता हूं, और ये इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं, साउथ पोल मान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं इसकी नीडल केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब यहाँ पे कोई और भी फील्ड है अर्थ के फील्ड के अलावा, 2 फील्ड्स हैं, एक अर्थ का एक एक्सटर्नल अदर देन अर्थ। इन्होंने बोला कि नीडल ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा, ऑलवेज बोला, ऑलवेज। तो भैया नीडल
जहां ज्यादा शक्तिशाली फील्ड होगा उसकी उसकी तरफ ज्यादा झुकी होगी। मतलब नीडल नेट फील्ड के अलोंग अलाइन करती है खुद को, ना कि धरती के फील्ड के। ऐसा नहीं होगा कि नीडल के आसपास कोई और भी फील्ड है स्ट्रॉन्ग और वो बोलेगी कि भाई मैं तो अर्थ की फील्ड के साथ ही होंगी, आसपास चाहे कितना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नीडल नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होगी, ना कि अर्थ के। अगर नेट फील्ड अर्थ का ही है तो अर्थ के साथ भी होने में कोई दिक्कत नहीं, वो अर्थ में भी अलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर नेट फील्ड अर्थ से अलग डायरेक्शन में आ रहा है कोई, मान लो 10 फील्ड्स हैं और सबका रिजल्टेंट कहीं अर्थ से डिफरेंट आ रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एसर्शन फॉल्स है। हो सकता है नीडल ऐसे हो जाए क्योंकि नेट फील्ड इस तरफ है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। फिर रीजन में बोला है कि बिहेवियर ऑफ नीडल ऑफ कंपास इज सिमिलर टू दी बिहेवियर ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये एक छोटी सी एक नन्ही मुन्नी एक बार मैग्नेट ही तो है ये। तो आर ट्रू है, तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, और ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब आते हैं 33 पे। 33 पे ये दे रखा है मेरे को मीडियम बी, और ऐसे कोई नॉर्मल दे रखी है। ऐसे कोई नॉर्मल दे रखी है। ये एक नॉर्मल है एन एंड डैश। यहाँ मीडियम बी है और यहाँ मीडियम ए है, और ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे लाइट जा रही है। तो अगर मैं लाइट का ओरिजिनल रास्ता देखूं, देखो ऐसे जा रही थी लाइट, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। ओरिजिनल रास्ता कुछ ऐसे था लाइट का, कुछ ऐसे जा रही थी लाइट ओरिजिनली, और अब उधर शिफ्ट होगी। तो ये नॉर्मल से दूर चली गई या नॉर्मल के पास आ गई? नॉर्मल से दूर चली गई। नॉर्मल से दूर किस मीडियम में जाती है? नॉर्मल से दूर जाती है रेयर में। तो अगर बी रेयर है तो भैया दूसरा तो कोई भी बता देगा मेरे को, 5th क्लास का बच्चा बता देगा भी सर ये दूसरा डेंसर होएगा। जस्टिफाई योर आंसर। तो बी रेयर है बिकॉज light bends away from normal in B. If speed of light in medium A is VA, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, इसमें स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। तो ये एंगल बनेगा I और ये एंगल बनेगा R। तो स्नेल्स लॉ होएगा साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू, जिसमें लाइट गई, किसमें गई, म्यू गई लिख देता हूँ चलो मैं, बाय म्यू I। तो गई किसमें है लाइट? गई है बी में। आई किससे थी? ए में। तो ऊपर लिखेंगे वी ए, नीचे लिखेंगे वी बी, बस इतना लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी ए बाय वी बी। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34। 34 कितने हैं टोटल? 34। What happens when light is scattered by very fine? How are you? I am fine, thank you. Very fine particles. Very fine particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे बच्चों की तरह थोड़े पिकी होंगे, थोड़े मतलब छोटी छोटी वेवलेंथ को ज्यादा फैलाएंगे, बड़ी बड़ी वेवलेंथ को हाथ ही नहीं लगाएंगे, छोटी छोटी वेवलेंथ को तो इधर तितर बितर कर देंगे,
और बड़ी बड़ी वेवलेंथ को छेड़ेंगे ही नहीं, उसको कोई स्कैटरिंग बहुत कम करेंगे। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स फॉलो रेलीज लॉ। रेलीज लॉ जो कि हमें बोलता है कि भाई स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। सो स्मॉलर वेवलेंथ्स are scattered more than longer wavelengths। ठीक है। और वेरी लार्ज साइज पार्टिकल्स, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड करेंगे, इवनली स्कैटर करेंगे। जितना वो छोटी वेवलेंथ्स को स्कैटर करेंगे उतनी ही बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। तो इसी कारण से क्लाउड्स हमें वाइट दिखाई देते हैं, और आसमान में जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे हैं, तो वो छोटी वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं तो आसमान ब्लू दिखाई देता है। और क्योंकि वायलेट इंडिगो की अमाउंट भी कम होती है और हमारी आंख में सेंसिटिविटी भी कम होती है उनके प्रति, तो क्लाउड्स वाइट क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि क्लाउड्स में बड़े साइज के पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, CO2 से, नाइट्रोजन से, इनसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट के मॉलिक्यूल हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और वो सबको बराबर स्कैटर करते हैं और सभी लाइट इक्वली फैलते हैं। तो अगर मैं क्लाउड इमेजिन करूं, उससे सारी वेवलेंथ निकल रही है, वो मेरी आंखों में सारी वेवलेंथ फेंक रहा है और वो सारी वेवलेंथ मेरी आंख में आ रही है, तो मेरे को वो क्लाउड वाइट दिखाई देता है। बिकॉज larger particles scatter all wavelengths equally। अच्छा, बिकॉज में नहीं लिखना, बस लार्जर पार्टिकल्स, कोई पूछा नहीं कुछ। विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम एक्सप्लेन एनी फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इन नेचर। तो रेनबो के बारे में बोल रहे हैं इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष जो आसमान में हमें दिखाई देता है बारिश के बाद, वो ड्रॉ करके दिखाओ। तो एक बड़ी छोटी सी वाटर ड्रॉप है, छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, पर इसको बड़ा करके दिखाएंगे थोड़ा सा। और ये ऐसे करके एक सन से आने वाली रे भेज दो, सन से आने वाली वाइट लाइट भेज दो, और ये वाटर ड्रॉप। तो ये होगा सेंटर, ये बनेगी नॉर्मल, और यहाँ से ये स्कैटरिंग होगी। तो ऊपर रेड होगा, नीचे वॉयलेट होगा, और यहाँ पे देखो कुछ लाइट तो बाहर निकल जाएगी, कुछ लाइट तो बाहर निकल जाएगी, यहाँ भी कुछ लाइट बाहर निकल जाएगी, और बाकी लाइट, और ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। देखो यहाँ पे ऊपर रेड था, यहाँ पे नीचे रेड होगा, नीचे रेड होगा, इधर देखो नीचे वॉयलेट था, अब यहाँ इस केस में ऊपर वॉयलेट होगा। ठीक है। और अब जो लाइट निकलेगी वो कुछ ऐसे निकालनी है हमें। ठीक है। और ये वाली थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल रखनी है, थोड़ी सी फ्लैटर रखनी है हमें, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल रखनी है ये वाली, और ये वाली थोड़ी सी कम हॉरिजॉन्टल रखनी है। और फिर ये एंगल बताना है कि वॉयलेट का तो होता है 40 डिग्री, और ये रेड का होता है 42 डिग्री, और ये दोनों लाइट किसी देखने वाले व्यक्ति के आंखों में जाएगी।